हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रारंभ इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम लोग अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 7 मार्च 1835 के संबंध में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसकी पृष्ठभूमि में प्राच्य आंग्ल विवाद और अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी इस विषय को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ईसाई मिशनरियों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि इसका अध्ययन करने के उपरांत आप प्रारंभिक परीक्षाओं के साथ साथ मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और यह भारत से व्यापार करने तथा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से भारत आई थी। तो आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस तथ्य को समझने के लिए हम औपनिवेशिक शासन के दूसरे चरण अर्थात औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जो 1813 ईस्वी से 1860 ईस्वी के मध्य का चरण है, इस चरण की चुनौतियों को रिकॉल करते हैं। दोस्तों, इस विषय की विस्तृत विवेचना मैंने औपनिवेशिक शासन के विभिन्न चरण से संबंधित अपने वीडियो में किया है। यदि आप चाहें तो इसका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ हम लोग केवल इस दूसरे चरण की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस द्वितीय चरण में ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी और उपनिवेशों का महत्व जो था ब्रिटेन के लिए कच्चे माल के स्रोत और औद्योगिक उत्पादों के बाजार के रूप में था। अर्थात इंग्लैंड से उद्योगों के तैयार माल माने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां उनके उपनिवेश थे, जिसमें भारत भी एक था, वहां भेजे जाते थे। तो इसकी खपत के लिए बाजार की जरूरत थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के समक्ष कुछ नई चुनौतियां आई। उन पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। तो जैसे पहला कि ब्रिटेन से आयातित माल को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने तथा कच्चे माल को विभिन्न हिस्सों से एकत्रित कर बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए यातायात साधनों का विकास एवं इनकी सुरक्षा की आवश्यकता हुई। फलतः यातायात साधनों का विकास किया गया, परिवहन प्रणाली का विकास किया गया। दूसरा, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता ने कानून एवं प्रशासन के निर्माण एवं विस्तार को प्रोत्साहन दिया। तीसरा, प्रशासन के बढ़ते हुए कार्यों तथा व्यापारिक संगठनों तथा संस्थानों के लिए शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। चौथा, कि इंग्लैंड के उत्पादों की खपत हेतु ईसाई मिशनरियों के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक रूपांतरण करने के प्रयास आरंभ हुए। प्रशासनिक आर्थिक आवश्यकताओं ने टेलीग्राफ, डाकतार सदृश संचार साधनों को प्रोत्साहन दिया। तो ये जो दो चुनौतियां या आवश्यकताएं थी कि पहला कि प्रशासन के बढ़ते हुए कार्यों और व्यापारिक संगठनों के लिए शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता उत्पन्न हुई, तो इसके लिए नई शिक्षा नीति लागू करने की जरूरत महसूस हुई। और साथ ही साथ इंग्लैंड के जो उत्पाद थे, औद्योगिक उत्पाद, उनकी खपत हो सके, तो इसके लिए भारत के सांस्कृतिक रूपांतरण का प्रयास भी आरंभ हुआ। तो इन दो उद्देश्यों से प्रेरित होकर के कंपनी ने भारत में नई शिक्षा नीति की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं।
अब 1813 के अधिनियम में भारत में शिक्षा संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को जिम्मेदारी प्रदान की गई तथा इसके लिए बजट का प्रावधान करते हुए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। अर्थात कि अब कंपनी को यह दायित्व सौंपा गया कि वह भारत में शिक्षा संस्कृति का प्रचार प्रसार करे और इसके लिए बजट का प्रावधान 1813 के अधिनियम में किया गया था कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे शिक्षा संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। जैसे ही ये बजट का प्रावधान हुआ 1813 के अधिनियम के द्वारा, तो एक विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद को प्राच्य आंग्ल विवाद के रूप में जाना जाता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि 1813 के अधिनियम से शिक्षा संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान होते ही इस बजट के उपयोग को लेकर के कंपनी के अधिकारियों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। ये जो कंपनी के अधिकारी थे 2 समूहों में विभक्त थे। पहला था प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट और दूसरा आंग्लवादी एंग्लिसिस्ट। प्राच्यवादी जो थे ओरिएंटलिस्ट्स, इनका मत था कि प्रदान किए गए बजट का उपयोग भारतीय भाषाओं एवं साहित्यों का विकास करते हुए देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु किया जाए। अर्थात ये भारतीय भाषाओं एवं साहित्यों का ही विकास करना चाहते थे और जो शिक्षा देना था वह भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा देने की वकालत इन्होंने किया, प्राच्यवादियों ने, ओरिएंटलिस्टों ने। यह दल पाश्चात्य ज्ञान का विरोधी नहीं था, अर्थात जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान जो भी आविष्कार हुए थे तो उसका यह विरोधी यह दल नहीं था। इसका मानना था कि भारतीयों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा जो है सो दी जाए। इसके लिए वह पाश्चात्य माने पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके शिक्षा का समर्थन करता था। तो ये ओरिएंटलिस्ट्स की मान्यता थी। दूसरा जो ग्रुप था, समूह था आंग्लवादियों का, एंग्लिसिस्ट्स का। तो ये भारतीय दर्शन एवं साहित्यों को अप्रासंगिक बता करके अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान या विज्ञान की शिक्षा भारतीयों को प्रदान करना चाहते थे। इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर भारतीयों का सांस्कृतिक रूपांतरण कर दिया जाए ताकि कंपनी को उसके प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों के लिए कुशल कर्मचारी प्राप्त हो सकें, और दूसरा कि अंग्रेजी संस्कृति का समर्थक एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थक बन सके। तो ये आंग्लवादियों का दृष्टिकोण था। 1823 तक ब्रिटिश सरकार ने कई विद्यालय खोले, माने ब्रिटिश कंपनी सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने कई विद्यालय खोले जिनमें भारतीय भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन यह विवाद चलता रहा। अब इस विवाद का अंत कैसे हुआ? तो 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने शिक्षा का माध्यम सुनिश्चित करने के लिए बंगाल में लोक शिक्षा समिति या सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष एच.टी. प्रिंसेप और सदस्य विल्सन जो थे, ये दोनों प्राच्यवादी थे, जबकि लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मुनरो, एलिफिस्टन, ये जो सदस्य थे वो आंग्लवादी विचारधारा के समर्थक थे। इस विवाद में आंग्लवादियों की विजय हुई क्योंकि इन्हें राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों का समर्थन भी प्राप्त हो गया जो भारत के विकास के लिए अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक मानते थे। इस क्रम में विलियम बेंटिक ने, जो गवर्नर जनरल बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल,
जिसका कार्यकाल जो था 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य था। तो विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया तथा मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे बेंटिक ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के आधार पर बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को भारतीय शिक्षा नीति या भारतीय शिक्षा अधिनियम की घोषणा की। लेकिन आंग्ल प्राच्य विवाद जो है सो चलता रहा। इस विवाद का अंतिम रूप से लॉर्ड ऑकलैंड के 24 नवंबर 1839 के एक आदेश के द्वारा हुआ। इस आदेश पत्र में प्राच्य भाषाओं में शिक्षण की उपयोगी पुस्तकों की रचना एवं प्रकाशन के लिए एक निश्चित राशि मंजूर कर ली गई। प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से 1/4 को छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया और पूर्व की भांति उन्हें अनुदान भी मिलते रहने की व्यवस्था की गई। आगे बढ़ें। अब दोस्तों हम लोग जरा मैकाले के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करें जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड मैकाले जून 1834 में गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ था। लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत की, जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। दोस्तों जो मैकाले था वह भारतीय शिक्षा और संस्कृति या साहित्यों को अनुपयोगी मानता था। इसने अपने पिता को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने यह कहा था कि यदि हमारी शिक्षा नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। यह लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 7 मार्च 1835, इस संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो बंगाल लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष था, इसने शिक्षा संबंधी धारा की व्याख्या अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के संदर्भ में किया और इसकी रिपोर्ट के आधार पर विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की। दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 7 मार्च 1835 से संबंधित प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो उसके लिए यह एक उपयोगी अध्ययन सामग्री है, इसे आप ध्यान से देख लें। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान का संवर्धन करते हुए अंग्रेजी माध्यम से भारतीयों को शिक्षित करने का लक्ष्य अपनाया गया। दूसरा कि प्राच्य विद्यालयों का उन्मूलन नहीं किया गया जो पहले से स्थापित थे और वे पूर्व की भांति चलते रहे, लेकिन नए विद्यालयों की स्थापना एवं नए अध्यापकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा कि प्राच्य कृतियों जो साहित्य थे भारत के प्राचीन साहित्य, तो प्राच्य कृतियों का मुद्रण एवं प्रकाशन भी प्रतिबंधित कर दिए गए। और चौथा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने का आधार जो था वह अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी को बनाया गया। इसके अंतर्गत एक खास एवं सीमित वर्ग को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य अपनाया गया। अपेक्षा यह की गई कि यह नवीन शिक्षित वर्ग बाद में अन्य भारतीयों को शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण थे, तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के संबंध में चर्चा करते हैं। तो नई शिक्षा नीति 7 मार्च 1835 जो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट पर आधारित थी के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने का आधार
अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को बनाया गया। इसके अंतर्गत एक खास एवं सीमित वर्ग को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य अपनाया गया। अपेक्षा यह थी कि यह नवीन शिक्षित वर्ग बाद में अन्य भारतीयों को शिक्षा प्रदान करेगा। मैकाले वस्तुतः सीमित वर्ग को शिक्षा प्रदान कर उन्हें द्विभाषिया के रूप में विकसित करना चाहता था, जो शेष जनता से सरकार का संपर्क कराएंगे। इस प्रकार इस शिक्षा नीति में संपूर्ण जनता को शिक्षित करने का दायित्व कंपनी ने अपने ऊपर नहीं लिया। लेकिन यह नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक वर्ग को सरकारी पद प्राप्त हो जाता था, जिससे अपने देशवासियों को शिक्षित करने का समय ही उन्हें नहीं मिल पाता था। दूसरा कि पुनः अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षित व्यक्तियों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ और वह अपने को श्रेष्ठ समझने लगा। यद्यपि कुछ व्यक्तियों ने जनता को शिक्षित करने का प्रयास अवश्य किया, उनके द्वारा व्यक्तिगत उद्यम से जनता के बीच माध्यमिक एवं महाविद्यालयी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत पर अगर शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी पूछी जाती है तो इस प्रकार आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ईसाई मिशनरियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में भी शॉर्ट नोट्स मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं कि ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक वर्षों में, विशेषकर 1813 से 1858 तक आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में ईसाई मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि उनका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान कर उनका सांस्कृतिक रूपांतरण करना एवं ईसाई बनाना था। जहाँ भी ईसाई मिशनरियाँ गई, उनका प्रयास यही था कि वहाँ के लोगों को ईसाई बनाया जाए, उनका सांस्कृतिक रूपांतरण किया जाए। इन्होंने निरक्षर भारतीयों को पढ़ने लिखने की शिक्षा दी, विभिन्न प्रकार के स्कूल खोले। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ इन्होंने भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान की। इसके लिए बाइबिल को भारतीय भाषाओं में छापा गया, भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का संकलन किया गया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी मिशनरियों ने अग्रणी भूमिका निभाई। बालिकाओं के लिए दिवा विद्यालय, अनाथालयों आदि की स्थापना की गई। दिवा विद्यालयों की स्थापना स्त्री शिक्षा के लिए की गई, छोटे छोटे लड़कियों के लिए। मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय महिलाओं के लिए गृह एवं महिला शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस काल की मिशनरी गतिविधियों में जीगेन ब्लेस एवं प्रूसा की डेनमार्की प्रोटेस्टेंट मिशनरियों की मद्रास में, तथा केरे वार्ड और मार्समैन, जिन्हें सीरमपुर त्रयी कहा जाता है, कि मिशनरी की बंगाल में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जीगेन ब्लेस और प्रूसा की जो ईसाई मिशनरी थी वह डेनमार्क की प्रोटेस्टेंट मिशनरी थी और इनका प्रभाव मद्रास में बहुत ज़्यादा था। इसी प्रकार केरे, वार्ड और मार्समैन, इनकी जो मिशनरियाँ थी वह बंगाल में काफ़ी प्रभावित थी। तो केरे, वार्ड और मार्समैन को सीरमपुर त्रयी, इनकी मिशनरियों को सीरमपुर त्रयी कहा जाता था। अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। तो ये सीरमपुर त्रयी मद्रास में बंगाल में काफ़ी प्रभावी थी। लेकिन 1813 तक मिशनरी गतिविधियां मुख्य रूप से मद्रास में ही केंद्रित थी, क्योंकि कंपनी भारत की सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में विरोध के भय से हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी। अतः इनकी गतिविधियों को सीमित रखा गया, अर्थात अधिक इन्हें प्रोत्साहित कंपनी की तरफ से नहीं किया गया। इन्हें भय था कि अगर भारत की सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में अगर हस्तक्षेप होता है तो हो सकता है कि विद्रोह फूट पड़े। आगे बढ़ते हैं। 1813 के अधिनियम के अंतर्गत एक सचेतन नीति के अंतर्गत
मिशनरियों की गतिविधियों को वैधानिक रूप प्रदान किया गया था 1813 के अधिनियम के द्वारा, और इनकी गतिविधियों के माध्यम से भारतीयों के सांस्कृतिक रूपांतरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया गया, ताकि इंग्लैंड के औद्योगिक उत्पादों के खपत के लिए भारत में बाजार तैयार किया जा सके। अर्थात जितना ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का सांस्कृतिक रूपांतरण होगा, वे पश्चिमी तौर तरीके को अपनाएंगे, वैसे वैसे इंग्लैंड के उद्योगों का उत्पाद का खपत भारत में बढ़ेगा। तो इसके लिए कंपनी सरकार ने एक सचेतन नीति के तहत ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन दिया, ताकि वे भारतीयों का सांस्कृतिक रूपांतरण कर सकें। अतः मिशनरियों की गतिविधियों में तीव्रता आई। अब वे प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय हुई। अलेक्जेंडर डफ, इसने कलकत्ता में माध्यमिक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना के साथ साथ मिशनरियों ने इस दिशा में कई प्रयास किए। अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में एक माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की थी। मिशनरियों का प्रभाव सबसे अधिक मद्रास में था, जबकि सबसे कम पंजाब में इनका प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैकाले की शिक्षा नीति के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति अपनाई गई मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर, तो मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वह भारतीय शिक्षा प्रणाली का मूलाधार बन गई। स्वतंत्रता के बाद तक इसी आधार पर जो है सो भारतीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया। इसमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य अपनाया गया था। सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता या वरीयता के कारण भारत का उच्च एवं मध्यम वर्ग जो था अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख हुआ। अंग्रेजी भाषा के विद्यालयों की स्थापना की जाने लगी। भारतीय शास्त्रों साहित्यों की इसमें अनदेखी की गई, अतः इनका विकास उतना नहीं हो पाया। हालांकि बाद के वर्षों में इस दिशा में प्रयास किए गए थे, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में अंग्रेजी शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एवं विकास, इससे संबंधित अपने वीडियो में मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख तथ्यों पर हम लोग विचार करें तो ब्रिटिश काल में आरंभ से 1854 तक जो शिक्षा संस्थान स्थापित हुए थे उन पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में की थी। तो कंपनी की सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में किया गया यह पहला प्रयास था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी 1781 में। 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की गई। विलियम जोन्स इसका संस्थापक था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि भारतीय साहित्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और इसके महत्व को उजागर किया जाए। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था। विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। मैक्स मुलर ने वेदों का अंग्रेजी संस्करण तैयार करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इसे आप ध्यान से देख लें। जोनाथन डंकन, इसने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में यह कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज था वह प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 जनवरी 1817 में की थी। एलिफिस्टन कॉलेज की स्थापना मुंबई में की गई थी 1834 में। विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में
मेडिकल कॉलेज की स्थापना की 1835 में। इसी प्रकार थॉमसन ने इंजीनियरिंग कॉलेज की रुड़की में स्थापना की थी 1847 में। तो ये कुछ आरंभिक शिक्षा संस्थान थे जिनकी स्थापना की गई थी और यह प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसे आप सावधानी से इसका आप अध्ययन कर लें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में आगे कई महत्वपूर्ण समितियों आयोगों का गठन हुआ और इस क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए, जैसे चार्ल्स वुड की शिक्षा समिति 1854, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। रैले कमीशन की स्थापना 1902 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कर्जन ने स्थापित किया था 1904 में। सैंडलर कमीशन 1917 से 1919, हर्टोंग समिति 1929 में, सार्जेंट योजना 1944 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। इसकी चर्चा हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।